Making sir. Yes, come in. Assalamu sir. बैठ जाइए। Thank you sir. आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन दिए बिना हाँ बोर्ड को परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम सौरभ सुमन है और मैं वेस्ट चंपारण से हूँ, जो कि बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है। मैंने अपना प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन वहीं फाइनल किया है। फिर उसके बाद मैंने भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में ऑनर्स किया। फिर उसके बाद मैंने पटना यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में पीजी किया है। मैं पिछले 19 और 20 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में अपेयर हो चुका हूँ और करंटली मैं जेई के बच्चों को ट्यूशन्स भी देता हूँ। ठीक, यूपीएससी में अपियर हो चुके हैं। यस सर। तो यूपीएससी में सीसेट का विवाद चल रहा है। यस सर। क्या विवाद है मुख्य रूप से? सर, दो विवाद हैं। पहला तो क्वेश्चन के पैटर्न को लेके है कि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत कैट लेवल और मैट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे ज़्यादा इशू नहीं है इस पर्सपेक्टिव में। तो मैं बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि क्वेश्चंस के लेवल थोड़े अपर लेवल के इस बार भी थे। मैंने इस बार का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया है, बट और सीसेट में मेरे 118-120 के आसपास मार्क्स हैं इस साल भी। तो इश्यूज़ ये ज़रूर है। और दूसरा ये है जो सीएटी के सामने गया हुआ है मुद्दा, जिसमें उन लोगों ने क्वेश्चन कराया कि 33% से रिड्यूस कर 23% उसको लाया जाए। यूपीएससी तो देश की सबसे बड़ी परीक्षा Yes. है। अब लेवल अप होने से क्वेश्चन लेवल अप होने तो और कोई अच्छी बात है, कोई गलत बात तो नहीं है। सर, लेवल अप होना और दूसरी बात, ये एक डेमोक्रेटिक एग्ज़ाम है सर। और डेमोक्रेटिक एग्जामिनेशन में आपको सारे स्टूडेंट्स को ज़रूर कैटर करना होगा। आप वन वे में जाकर सोच नहीं सकते। मेरा ऐसा मानना है कि इससे हिंदी मीडियम के जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं और ग्रामीण परिवेश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत हैम्पर होगा, वो बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसके लिए आपको, मुझे जो इसका नेगेटिव सेंस दिख रहा है वो मुझे ये दिख रहा है कि वो कोचिंग का जो बाज़ार है वो बहुत ज़्यादा इससे बढ़ेगा। मुझे जो हिंदी इसमें मीडियम का मैं ये सर, ये सर। वो आईएएस बनना चाहते हैं, एक जिले का मालिक बनेगा ना। आईपीएस बनेंगे तो पुलिस कप्तान बनेंगे। उनके Yes, sir. हाथ में पूरी कानून व्यवस्था है। ये सर, ये सर। तो कोचिंग करके आते हैं, तैयारी करके आते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? सर, बुराई ये नहीं है। आप, मैंने जैसा पहले भी कहा कि ये एक डेमोक्रेटिक एग्जामिनेशन है, तो आप इसमें इस परिवेश को भी ध्यान में रखें कि भारत में अभी भी नॉट एग्जैक्टली बट अप्रॉक्सीमेटली 60% ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रामीण है। तो इस मामले में आपको इस बात का, डेमोक्रेटिक एग्जाम कैसे कर रहे हैं? सर, डेमोक्रेटिक एग्जाम इन द सेंस कि आप किसी भी परिवेश, किसी भी पृष्ठभूमि, किसी भी जाति, किसी भी तरीके का बच्चा, चाहे वो एमबीबीएस क्यों ना किया हो, इंजीनियरिंग क्यों ना किया हो, चाहे वो लॉ क्यों ना किया हो, इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकता है। किसी भी सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन में रिक्वायर्ड नहीं है। यदि आप आईपीएस और आईएएस की बात करते हैं तो इसमें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चे, लॉ वाले बच्चे बहुत बेहतर ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको पहले ही पड़ाव पे रोक देंगे सीसेट जैसी चीज़ों को लेकर के, तो ये हैम्पर करेगा सर। कानून व्यवस्था बनाने के लिए जहां हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में जरूरत है, तो हमें अच्छे बच्चे चाहिए, इंटेलिजेंट लोग चाहिए। सर, इंटेलिजेंट एंड आई थिंक दो इश्यूज़ हैं, दो तरीके का। एक क्वांटिटेटिव इंटेलिजेंट हुआ और एक क्वालिटेटिव हुआ। तो क्वांटिटेटिव इन द सेंस, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ बच्चे क्वांटिटेटिव रूप से बहुत एफिशिएंट हैं, मोर देन वो। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ में, लॉ एंड ऑर्डर में आई थिंक वो ज़्यादा इतने एफिशिएंट नहीं होंगे। तो आपको क्या लगता है, सीसेट को हटा देना चाहिए? सर, मुझे लगता है कि इस पे रिफॉर्म की आवश्यकता तो है, बिल्कुल है। क्योंकि कई बार ट्रांसलेशन के भी इश्यूज होते हैं, तो रिफॉर्म की आवश्यकता है, बट मैं पूरी तरीके से हटाने के पक्ष में नहीं हूँ सर। मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ रिफॉर्म्स के साथ ही उनको फिर से क्या अप्लाई किया जाए। रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं? सर, रिफॉर्म एज सच, जैसे सर यूपी पीसीएस भी सीटेट के एग्ज़ाम लेता है, तो उन्होंने एक पैरामीटर ये रखा है, जैसे अगर आप क्वेश्चंस को हिंदी में सेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन की एक समस्या तो शायद मेरे हिसाब से इससे ख़त्म होगी। दूसरी ये कि आप मैथमेटिक्स का डिफाइंड सिलेबस ज़रूर दे सकते हैं, और उस डिफाइंड सिलेबस में एज सच, जैसा कि यूपीएससी ने सिलेबस दिया है पहले से ही कि मैथमेटिक्स आप 10th लेवल तक का पढ़ के आएँ, लेकिन उसमें एक थोड़ा और क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आप उसका एक लेवल डिसाइड कर दें। अच्छा, अब अभी जो फ्रांस के दंगे हुए, यस सर। आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में वहाँ होते तो किस तरह इसको कंट्रोल करते? सर, फ्रांस में जो फ़िलहाल जो इश्यूज़ हैं, वो मुझे लगता है थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उनका भी है। और जैसे हम हमेशा ये बात करते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, थोड़ा पक्ष उसका भी है उसमें। फ्रांस एक रेडिकल सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट करता है, और रेडिकल सेक्युलरिज्म जहाँ भी पनपेगा वहाँ एक पक्ष अपनी चीज़ों को
दूसरे पक्ष पे थोपने की कोशिश करता ही है। तो मुझे लगता है कि सर मैं यदि इस तरीके में जाऊंगा तो मैं डायलॉग और डिप्लोमेटिकली कुछ बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा डायलॉग के थ्रू। फ्रांस की जो अभी स्थिति बनी है, इसके पीछे मूल समस्या क्या है? सर करेंटली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आई विल डेफिनेटली लुक इट। अच्छा, यूसीसी लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड एज सच सर, जब ड्राफ्टिंग कमेटी जब उस वक्त भी बनी थी तो इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे। पहले तो इसको आर्टिकल 35 के तहत इसको फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किया जाना था। उसके बाद इसको काफ़ी डिस्कशंस के बाद इसको आर्टिकल DPSP 44 के अंदर लाया गया। मुद्दा ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना या नहीं चाहिए। इसमें सर मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को, जैसा कि काफ़ी लोग, जैसे 21st लॉ कमीशन ने इस बात को बताया था कि पहले हमें पूरी तरीके से इसके ऊपर डिस्कशन करना होगा, डायरेक्टली हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से दो चीज़ें मुझे जो लगता है, तीन चीज़ें जो ठीक हो सकती हैं। जैसे सर राइट टू डिग्निटी, जैसे स्पेशली फॉर वुमेन, उनको एक मिलेगा। दूसरा ये कि हमें जो अलग अलग तरीके के पर्सनल लॉज के बीच में जो का जो वर्क हैम्पर होता है उसमें थोड़ा रिडक्शन होगा। एंड तीसरा जो मुझे लगता है सर वो एक जो इंटीग्रेशन का जो मामला है, इंटीग्रिटी का जो मामला है वो बहुत बेहतर होगा। बट ज़रूर इसमें डिस्कशंस बहुत ज़रूरी हैं। विदाउट डिस्कशन हम लोग इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकते इसको, मेरा ऐसा मानना है। उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ड्राफ्ट यस सर। क्या है सर? पॉपुलेशन कंट्रोल ड्राफ्ट में जो मुझे अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उसमें उन्होंने 2 बच्चों के ऊपर अधिकतम 2 बच्चे ही ये करने के लिए कहा है। शायद मैं अभी तक यही रिकॉल कर रहा हूँ सर, सॉरी सर। क्या लगता है पूरे देश में ऐसी आवश्यकता है? सर मुझे लगता है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन, नो डाउट ये एक समस्या है, और मुझे लगता है यूनियन लेवल पे ना जाकर स्टेट लेवल, अपने स्टेट जो है अपने अपने स्तर पे इसके लिए एक बेहतर पर्सपेक्टिव या बेहतर कानून बना सकते हैं। अच्छा, ये बंगाल में पंचायत इलेक्शंस में जो लगे थे, तो राजनीति में इस प्रकार की टेंडेंसी जो डेवलप कर रही है, यस सर, इसको कैसे दूर करना चाहिए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर? व्हाट स्टेप्स यू वुड एडवाइस? Sir, as Sir Bhimrao Ambedkar already said, political party will not interfere in Panchayati Raj institutions and the drafting committee and all that. I would say definitely political party will not take part in this kind of institution because it is a symbol of participatory democracy. So independent people, irrespective of the particular party, will definitely participate in this election, in this particular section with full immunity and full-fledged sections. If any political party will come into this kind of things, they will definitely impose a particular kind of ideology, particular kind of system, a particular kind of power pressure and all that. So I will think, as being an administrator, I will definitely make sure the law and order first, and then I will definitely relocate and reconstruction all the values and all the steps we will take into. How would you evaluate the launching of Chandrayaan So in the aspect of economy? It's possible. As such, not directly any monetary benefit right now, but we know that any scientific research, any scientific development will definitely benefit human being. If you are having a phone, this will first introduce in the space technology, and then we know that everyone right now having a phone and mobile phone and camera also. So currently there is no as such monetary benefit or economic benefit, but in a long term it will definitely boost our economy and all. अभी मणिपुर में जो हमारे अच्छा, राज्य है वहाँ कुछ वायलेंस हो रहा था। यस सर। इसके बारे में क्या बता सकते? सर पूरा पर्सपेक्टिव, यस सर। सर मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जो जिसमें मुख्य रूप से जो प्लेन इलाका है वहाँ पे मैती लोग हैं, एंड उसकी हिली रीजन है, उसमें कुकी और नागाज के लोग हैं। प्लेन एरिया है सर प्लेन एज सच नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि वो नॉर्दर्न प्लेन वाला हिस्सा, जो सेंट्रल एरिया है, आई मीन टू से सेंटर जो पार्ट है मणिपुर का, उसमें मैती लोग हैं, और जो उसके आसपास के जो इलाके हैं वो उसमें नागा और कुकीज़ हैं। 10% और सॉरी आई एम नॉट रिकॉल द परसेंटेज, बट उनको वहाँ के हाई कोर्ट ने कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में एंटर करने का ऑर्डर दिया था। उसके बाद से ये इशू ज़्यादा रेज हो गया। ऐसा है कि मणिपुर में जैसे 60 विधानसभा सीट है और मैती के लोग अराउंड 38-32 के आसपास, इसी बीच में वो लोग
डेफिनेटली कम आउट, उसमें वो एंटर कर जाते हैं। तो उन्हें अपने ऊपर ऐसा लगता है कुकीज़ और स्पेशली फॉर नागाज़ को कि वो लोग मतलब ज़्यादा उनको फिर रिजर्वेशन की कोई रिक्वायर है नहीं। डिमांड क्या है कि क्या मांग डिमांड ये है सर, डिमांड साइड जो है वो मेनली कुकीज़ और नागाज़ की तरफ से है कि उनको जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो दिया जा रहा है वो स्टेटस हटा दिया जाए, किनको दिया जाएगा? मैती को। इसके बाद आप ये बताइए कि अगर सरकार उसमें केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का क्या अप्रोच है? सर अप्रोच जब से ये इंसिडेंट हुआ है उसी समय के बाद केंद्र सरकार ने अजय लांबा सर के अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। मुझे लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से ही हमें इसको रिजॉल्व करना चाहिए, ऐसा सच कि हम इसको डायरेक्टली इंटरफेयर ना करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही चलेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे सर। बिहार में एक योजना है हर घर गंगा जल, नाम सुना है? यस सर, यस सर। क्या योजना है? सर मुख्य तौर पे ये मुझे अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो ये 4 राज्यों में 4 डिस्ट्रिक्ट्स में भी बोध गया, नालंदा एंड सॉरी सर मुझे 2 याद आ रहे हैं उसका यस सर सॉरी। तो 4 जगहों पे उन्होंने इसको नालंदा, राजगीर एंड बोध गया, उसमें उन्होंने स्टार्ट किया कि उनका ये मानना है कि गंगा का जल स्पेशली पटना में ही लोगों को बस ये ना करे, बाकी बक्सर पटना इन इलाकों में ना करे, उन जगहों पर भी गंगा जल पहुँचाया जाए जहाँ पे नहीं पहुँचा है। और उसमें क्या सोच है, क्यों इतना खर्च किया ये जा रहा है? एक तो हाँ बिल्कुल सही गंगा सर, जल को थैंक यू सर। ये गंगा से लेके वहाँ तक पहुँचाने में यस काफी सर, एक खर्च तो किया इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट ये होगा कि जो बाढ़ का जो इशू है, आसपास में जो पानी ओवरफ्लो हो जाता है उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे बाढ़ इससे। कंट्रोल हो जाएगी। ऐसा इतना ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ डेफिनेटली पानी के फ्लो को अगर हम चैनलाइज करेंगे दूसरे इलाकों में तो वो थोड़ा बहुत रिडक्शन तो होगा। सारे डिस्ट्रिक्ट में भेज देना चाहिए। सारे डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में तो हम भेज ही नहीं पाएंगे सर, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट तो ऑलरेडी बाढ़ से पीड़ित है। साउथ में ऐसा बिल्कुल भेजा जाना चाहिए, थोड़े थोड़े इलाकों में तो करके किया जा सकता है सर। और आप बताइए, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पंचायती राज का प्रावधान है वो कहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ऐसा कहाँ पे है सर? किस पार्ट में है, कहाँ पे प्रोविजन है? सर पंचायती 9th आई राज के थिंक बारे में कहाँ 9 शेड्यूल्ड इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में, 73rd एंड 74th उसके इंट्रोड्यूस करने से पहले कहाँ था ये, इस कहाँ पे इसका आर्टिकल 40 DPSP जहाँ पे पंचायती राज्यों के गठन का प्रावधान किया गया है। और स्थानीय स्वशासन तो सर ऐसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारा, लॉर्ड लिटन के समय से ही ये 1882 से ही इंडिया में इसको स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में उनको जाना जाता है, तब से इस बात की चर्चा की जा रही है। और कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP में आर्टिकल 40 इसके लिए ज़्यादा ऐसा। तो पंचायती राज की व्यवस्था को आप इसमें कैसे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या सजेशन देना चाहेंगे? वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में कहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? कोई 3 पॉइंट होते हैं सर। जैसे मैंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, एक सिंबल है जहाँ पे आप स्थानीय स्वशासन और लोगों को डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कराते हैं। तो मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेसी को लिविंग बीइंग हमेशा बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए पंचायती राज व्यवस्था पे ही सबसे अधिक फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि स्थानीय लोग पहला सर ओके सर, थैंक यू। पहला सर मुझे लगता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। पंचायती राज व्यवस्था हाल के दिनों में देखा गया है कि लिमिट होता जा रहा है, कुछ संवर्ग क्षेत्र के लोग या किसी विशेष क्षेत्र के लोग ही उसको कंडक्ट करा के और फिनिश कर देने का काम करते हैं कि अपने आपस में सुलझा लेते हैं उसको। ऐसा ना करके हमें जो इलेक्शन हमारे यहाँ पंचायती राज का हो रहा है वो सर मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ सर, जैसे ग्राम सभा की बैठकें हैं उनमें मैं बात कर रहा हूँ कि दूसरा सर इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस, जैसे अभी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना 2018 में जो स्टार्ट किया गया था, इसका मेन काम ही यही है लोगों को और ज़्यादा जोड़ना इससे, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर, और ई गवर्नेंस के थ्रू इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। आप इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं, आप ऑप्शनल पेपर इकोनॉमी है? यस सर, यस सर। बायर मार्केट और सेलर मार्केट का क्या डिफरेंस है? ऐसा मुझे अभी ऐसा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ हॉबी क्या है? सर प्लेइंग क्रिकेट। नहीं। यस सर। क्या करना पसंद करते हो क्रिकेट में? बैटिंग, ओपनर बैट्समैन। ओपनर बैट्समैन। यस सर।